हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस कोर्स के पहले वीडियो के अंदर। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लेंडर का कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में आकर ब्लेंडर डाउनलोड टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन्स दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों को ब्लेंडर 3.6 LTS वर्जन यूज़ करना है, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लो एंड पीसीज के अंदर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो इसलिए आप लोगों के पास भी अगर मेरी तरह ही थोड़ा-सा कम बजट वाला पीसी है तो आप लोग प्लीज़ इस वाले वर्ज़न को डाउनलोड करना है। और गाइस, जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बिल्कुल ऐज़ इट इज़ आप लोगों को भी ऐसे ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाना है गाइस। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड था तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी फाइल्स बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये आपका वर्जन पूरी तरीके से डाउनलोड होकर रेडी हो चुका है गाइस। इसके बाद आप लोगों को गाइस एक छोटा-सा काम और करना है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपका ब्लेंडर वर्ज़न नहीं चलेगा। और वो छोटा-सा काम ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक फ़ाइल का लिंक दे दिया है, उस फ़ाइल को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इतना काम होने के बाद आप लोगों को अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है गाइस। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आने के बाद आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। और ये ऐसा इंटरफेस आपको हर बार दिखेगा जब भी आप अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अब आप लोगों को सिंपली गाइस जनरल पे क्लिक कर देना है और जनरल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। और 3D व्यू पोर्ट के अंदर आप लोगों को गाइस जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को 3D स्पेस कहा जाता है। इस 3D स्पेस के अंदर आप लोगों को गाइस जो ये एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में बिल्कुल ऊपर ऊपर कोने में जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रेफरेंस वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे कीवेब वाले ऑप्शन में जाकर इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर जो फाइल मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए बोली थी, उसको सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेना है गाइस। अब गाइस आप लोगों को जो ये इनपुट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आ जाना है। इसमें आने के बाद आप लोगों को एमुलेट 3 बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस इतना होने के बाद आपका ब्लेंडर वर्जन पूरे तरीके से कंप्लीटली 100% बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आप 3D वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गाइस। अब गाइस मैं आप लोगों को ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में बता देता हूँ और वो बेसिक बेसिक टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स को कैसे रोटेट करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे मूव करना है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 3D स्पेस को रोटेट करने के लिए गाइस आप लोगों को सिंपली ऑल्ट प्लस LMB यानी कि लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके अपने माउस को हिलाना है। रोटेटिंग सीखने के बाद आप लोगों को गाइस अब मैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट के बारे में बता देता हूँ। ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए आप लोगों को माउस के जो बीच में स्क्रॉलिंग व्हील आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उस स्क्रॉलिंग व्हील को आगे और पीछे मूव करना है। इससे आप 3D स्पेस में ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर पाओगे। इसके बाद गाइज़ आप लोगों को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली LMB प्रेस करना है, यानी कि लेफ्ट माउस बटन। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये तो बहुत बेसिक था, इतना तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा गाइज़। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यदि आप RMB यानी कि राइट माउस बटन पर जाते हो तो आप लोग उस ऑब्जेक्ट का मेन्यू देख सकते हो। इस मेन्यू के बारे में आप लोगों को मैं अगले लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल्स में सारे ऑप्शंस को यूज़ करके बताऊंगा। अब गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3D स्पेस को मूव कैसे करना है। इसके लिए आप लोगों को ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस LMB क्लिक करने के बाद अपने माउस को आगे पीछे मूव करना है और आप लोग देख सकेंगे कि आपका 3D स्पेस कैसे आगे पीछे मूव होता है। याद रखना गाइस, जो शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोगों को रोटेट और मूव करने के लिए बताई है, इन दोनों चीज़ों में अक्सर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्ट प्लस LMB से आप लोग 3D स्पेस में रोटेट हो पाएंगे और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस LMB से आप लोग 3D स्पेस में मूव कर पाएंगे।
इसके बाद गाइस आप लोगों को जो राइट साइड में बिल्कुल ऊपर ऊपर आप लोगों को जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको व्यू पोर्ट ऑप्शंस कहा जाता है। इनमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको ऑब्जेक्ट्स टाइप ऑप्शंस कहा जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जो पहले वाला सेक्शन है उसके अंदर नेम्स लिखे हुए हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स के नेम है, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको एक आँख दिखाई दे रही है, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर पाओगे। और थर्ड वाला एरो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग सिलेक्टिवली को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को चाहकर भी 3D स्पेस में सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। और जैसे ही आप लोग उस एरो पे दोबारा से क्लिक करोगे तो दोबारा आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाओगे गाइस। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि 3D स्पेस को मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है। और फाइनली इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3D स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे स्केल करना है, रोटेट करना है और मूव करना है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जी प्रेस करते हो तो इससे आप उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव कर पाओगे। ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद गाइस अगर आप LMB प्रेस करते हो तो आपका किया गया मूवमेंट, आपका किया गया एक्शन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मूव करने के बाद RMB प्रेस कर देते हो तो आपका किया गया एक्शन कैंसिल हो जाएगा। याद रखना गाइस, लेफ्ट माउस बटन से आप उस एक्शन को कन्फर्म कर सकते हो और RMB सिलेक्ट करके आप लोग उस मूवमेंट को, उस एक्शन को कैंसिल कर सकते हो। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये फ्रीली मूव करने वाला तरीका है वो बिल्कुल ही गलत तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को समझो कि जो ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये लाइंस एक्सिस को शो करती है। इसमें जो ग्रीन लाइन है वो वाई एक्सिस को शो करती है और जो रेड लाइन है वो एक्स एक्सिस को शो करती है। जेड एक्सिस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट इस 3D स्पेस के अंदर हिडन रहती है। अगर आप जेड एक्सिस देखना चाहते हो या फिर एक्स और वाई एक्सिस को भी हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को राइट साइड में ऊपर की तरफ जो आप लोगों को व्यू पोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर व्यू पोर्ट ओवरलेज वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है और इसमें आप जेड एक्सिस पे क्लिक करने के बाद आप 3D स्पेस में जेड एक्सिस को भी देख पाओगे। लगे हाथ में आप लोगों को गाइस एन पैनल के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड में एन प्रेस करते हो तो आप लोग एन पैनल्स देख सकते हो। एन पैनल के अंदर आप लोग सिंपली अपनी रोटेशन, लोकेशन और मूवमेंट के स्केल को देख सकते हो। अगर आप दोबारा एन पे क्लिक करते हो तो आपका एन पैनल क्लोज हो जाएगा। दोबारा अगर एन पे क्लिक करते हो तो आपका एन पैनल फिर से ओपन हो जाएगा। अगर आप अपने 3D स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग सिंपली LMB से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली उसको क्लिक कर देना है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो अपने 3D स्पेस के अंदर। और अब मैं गाइस आप लोगों को एन पैनल की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं तो एन पैनल ओपन करने के बाद अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो उसकी मूवमेंट को, उसके स्केल को आप लोग एग्जैक्टली एन पैनल के अंदर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। वो ऑब्जेक्ट किस एक्सिस में कितना मूव हो रहा है इसको आप अच्छे से एन पैनल के अंदर देख सकते हो। और गाइज अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव ना करके सिर्फ एक एक्सिस के अंदर मूव करना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके लिए आप लोग सिंपली उस ऑब्जेक्ट को LMB से सिलेक्ट करने के बाद जी प्रेस करना है और जी प्रेस करने के बाद आप लोगों को सिर्फ उसी एक्सिस वाले शॉर्टकट को प्रेस करना है। जैसे कि आप अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर मूव करना चाहते हैं तो आप जी प्रेस करने के बाद एक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वाई में मूव करना चाहते हैं तो जी प्रेस करने के बाद आप वाई में प्रेस करेंगे। अगर आप जेड एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो जी के बाद जेड प्रेस करके आप सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूव कर सकते हो, जो कि आप इस एंड पैनल के अंदर भी देख सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को मूव करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी बता दूं। अगर आप इस एंड पैनल में आने के बाद अपने LMB से अपने माउस को मूव करेंगे तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को उस एक्सिस के अंदर मूव कर पाएंगे। मूविंग सीखने के बाद गाइस अब मैं आप लोग को स्केलिंग के बारे में बता देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। इसके लिए गाइस आप लोगों को अपने कीबोर्ड में एस बटन प्रेस करना है। एस बटन प्रेस करने के बाद अपने माउस को आगे पीछे करके आप लोग उस
ऑब्जेक्ट को फ्रीली स्केल कर पाओगे। और इसके अंदर भी गाइज फ्रीली मूव न करके किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर ही स्केल करना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और स्केलिंग के अंदर भी आप लोगों को मूविंग वाला सेम प्रोसेस रिपीट करना है, कीबोर्ड के अंदर एस प्रेस करना है और जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर आप स्केल करना चाहते हो उस एक्सिस को सिलेक्ट करके आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर स्केल कर पाओगे, जो कि आप लोग इस एंड पैनल के अंदर क्लियरली देख सकते हो। इसके अंदर भी आप लोग स्केल करने का अल्टरनेट तरीका यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको मूविंग करने के लिए बताया था। फाइनली गाइज, अब मैं आप लोगों को रोटेटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रोटेटिंग करने के लिए आप लोगों को अपने कीबोर्ड में आर बटन प्रेस करना है और आर बटन प्रेस करने के बाद अपने माउस को मूव करना है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली रोटेट कर पाओगे। सिमिलरली इसके अंदर भी आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर रोटेट करने के लिए आर बटन के बाद उस पर्टिकुलर एक्सिस वाले शॉर्टकट को दबाना है। इससे आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर रोटेट कर पाओगे। इसके अंदर भी आप लोग रोटेट करने के लिए ऑल्टरनेट वाले तरीके का यूज कर सकते हो। अब गाइस मैं आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए भी एक ऑल्टरनेट तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को उस ऑब्जेक्ट को LMB से सिलेक्ट करने के बाद एक्स बटन को प्रेस करना है और फाइनली डिलीट पर क्लिक करना है। अब गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आप लोगों को जो एक ऐड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आने के बाद मैश वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को जो नीचे मंकी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब गाइस मंकी तो आ चुका है, अब बारी है इसको नचाने की। तो इसको नचाने से पहले आप लोगों को इसको क्लिक करके राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको इसको शेड स्मूथ कर देना है। अब ये बिल्कुल चिकने घड़े की तरह स्मूथ हो चुका है। अब आप लोगों को गाइस इस मंकी को मूव करना है, रोटेट करना है और स्केल करना है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर। जी प्रेस करने के बाद किसी एक एक्सिस के शॉर्टकट को प्रेस करना है और किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करना है। इसके बाद एस बटन प्रेस करना है। एस बटन के बाद किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में स्केल करना है। अब आप लोगों को आर बटन प्रेस करना है। आर बटन प्रेस करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेट करना है तो रोटेट कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को गिज़मोज़ के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको गिज़मोज़ ऑप्शंस बोला जाता है। इनसे हम लोग बिना कीबोर्ड में शॉर्टकट्स दबाए सिर्फ़ और सिर्फ़ माउस का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, स्केल और रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि LMB से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद पहला ऑप्शन जो कि मूव के लिए यूज़ होता है उसको प्रेस किया। फिर अगर मान लो आप लोगों को अगर सिर्फ Z एक्सिस के अंदर मूव करना है तो ब्लू एरो को प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस को मूव करेंगे। सेम काम आप सभी एक्सिस के लिए कर सकते हो। Y के लिए ग्रीन और X के लिए रेड एरो को प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस को मूव करेंगे। गिज़मोज़ के अंदर भी आप सेम ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। LMB से एक्शन को कन्फर्म कर सकते हो और RMB से किया गया मूवमेंट, किया गया एक्शन कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो रोटेशन के लिए यूज़ होता है। जिस एक्सिस में आप रोटेट करना चाहते हो उस एक्सिस के कलर की कर्व को प्रेस करके रखना है और अपने माउस को गोल गोल एक इमेजिनरी सर्कल में मूव करना है। थर्ड ऑप्शन जो है वो स्केल के लिए यूज होता है। इसमें भी आप लोगों को सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सिमिलरली इसके अंदर भी आप LMB से कंफर्म कर सकते हो और RMB से अपने मूवमेंट को, अपने एक्शन को कैंसिल कर सकते हो। यहाँ तक कि सेम काम आप लोग कैमरे और लाइट के लिए भी कर सकते हो। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे LMB का मतलब लेफ्ट माउस बटन है और RMB का मतलब राइट माउस बटन है। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब मूवमेंट, स्केल और रोटेशन तो हो गया, लेकिन ये अतरंगी लाइंस और अतरंगी कर्व्स जो है ये कैसे हटेंगी? इसके लिए आप लोगों को सिंपली राइट टॉप कॉर्नर में जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यही गिज़मोज या फिर ओवरलेज को इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप ऑफ कर देते हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को, आप अपने मॉडल को इंडिविजुअली एकदम क्लियरली देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ आप Z एक्सिस को भी ऑन करके देख सकते हो और यहाँ तक कि अपने प्लेन को भी गायब कर सकते हो इस ऑप्शन से। और अब एक छोटी सी चीज और,
अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग LMB से पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद शिफ्ट प्लस LMB से आप लोग सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और ऐसे ही आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट प्लस LMB से। या फिर आप लोगों को मैं एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताऊं तो अगर आप LMB प्रेस करके रखते हो और एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाते हो जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, तो इससे आप देखेंगे कि कैसे एक ही झटके में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो गए। डिलीट बटन से या फिर एक्स बटन से आप लोग इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्शन देख के नहीं पता लग रहा कि ये कौन सा ऑप्शन था, ये किस चीज के लिए यूज होता है, आप लोगों को अगर ये याद नहीं रहता तो आप अपने माउस कर्सर को सिंपली उस ऑप्शन के ऊपर ले जाओ और आप उसका नाम स्क्रीन पे देख पाओगे। और जो आपको एक्सरे वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ऐड में जाकर मैश में जाकर एक मंकी को ऐड करता हूँ और RMB प्रेस करके इसको शेड स्मूथ कर दूं, फिर उसके बाद एक क्यूब को यहाँ पे ऐड करूँ और इसको इतना बड़ा कर दूं कि आपको अंदर वाला मंकी दिखे ही ना, तो किसी दूसरे बंदे को ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है। अगर आप एक्सरे मोड को ऑन कर देते हो तो 3D स्पेस में रखी हुई सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स आपको बड़े ही क्लियरली दिखाई देंगी। और इसके बाद वाला जो व्यू पोर्ट शेडिंग वाला ऑप्शन है, ये भी एकदम एक्सरे का ही भाई है। इसको इनेबल करके भी आप सारी ऑब्जेक्ट्स को बड़े ही क्लियरली देख सकते हो। खैर, इसके बारे में और नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या डिफरेंस है। पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब होता है 3D व्यू जिसके अंदर हम लोग बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अगर हम अपने कीबोर्ड में नंपैड 5 क्लिक करते हैं तो इससे हम पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में आते ही कैसे चीजें आप लोगों को 2D जैसी दिखाई देने लगी हैं। फिर से अगर आप नंपैड 5 क्लिक करते हो तो आप लोग वापस पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर चले जाओगे। अब आप सोचोगे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू का क्या काम है। देखो मेरे दोस्त, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एक डायरेक्शन से देखना चाहते हैं तो हमको ऑर्थोग्राफिक व्यू की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम अपने कीबोर्ड में नंपैड 1 क्लिक करते हैं तो इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में देख सकते हैं। नंपैड 3 से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में देख सकते हैं। और नंपैड 7 से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में बड़े ही क्लियरली देख सकते हैं। इससे हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े ही क्लियरली देख सकते हैं, जिसका हमको मॉडलिंग के वक्त काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है। अब टॉप, राइट और फ्रंट तो हो गया भाई लोगों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी डायरेक्शंस का क्या। बाकी डायरेक्शंस के लिए हम लोग कंट्रोल बटन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कंट्रोल प्लस नंपैड 1 क्लिक करते हैं तो हम लोग बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस नंपैड 3 से लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और कंट्रोल प्लस नंपैड 7 से हम बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। सभी डायरेक्शंस को याद रखना बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ किसी 3 शॉर्टकट्स को याद रखो और उसके अपोजिट अगर जाना हो तो आप लोग कंट्रोल बटन का यूज कर सकते हो। जैसे कि नंपैड 1 से हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाते हैं तो इसके अपोजिट अगर हमको बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना हो तो हम लोग कंट्रोल प्लस नंपैड 1 का यूज करेंगे। सिमिलरली आप बाकियों को भी बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टी पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको ही टी पैनल ऑप्शंस बोला जाता है। अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर टी प्रेस करते हो तो ये टी पैनल ऑफ हो जाएगा, दोबारा टी प्रेस करने से ये टी पैनल ऑन हो जाएगा। इनमें से भी जो शुरुआत के 2 ऑप्शंस हैं, इनके बारे में अभी आपके लिए ना जानना ही बेहतर है, और अगले 4 ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। अगर मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवाऊं तो जो लास्ट गिज़मोज ऑप्शन है, उससे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ माउस की हेल्प से LMB दबाकर रखने से मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो नीचे पेंसिल वाला ऑप्शन है, ये बेसिकली नोट्स बनाने के लिए या फिर किसी चीज को नोट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं अपने माउस में LMB प्रेस रखकर कैसे मैं अपने चैनल का नाम इस 3D व्यू पोर्ट में लिख रहा हूँ,
और इसके बाद वाला जो मेजरमेंट टूल है वो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर इस क्यूब के पास जाकर मैं एक कॉर्नर से LMB यानी कि लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखता हूँ और अपने माउस को मूव करते हुए ऊपर की ओर ले जाता हूँ और LMB बटन को छोड़ देता हूँ, तो इससे मुझे क्यूब की हाइट पता चल जाएगी। ऐसे ही हम किसी भी डायमेंशन को आसानी से मेजर कर सकते हैं। और जो लास्ट में आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे हम बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्यूबॉइड ड्रॉ करना है तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद व्यू पोर्ट में आकर LMB को प्रेस करके रखेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अब LMB को छोड़ देंगे और हाइट बनाने के लिए अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब LMB बटन को प्रेस करके क्यूबॉइड कंफर्म कर देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि LMB बटन से हम कंफर्म कर सकते हैं और RMB बटन से हम कैंसिल कर सकते हैं। सेम शॉर्टकट आप लोग यहाँ भी यूज कर सकते हो। एक बार फिर से बताना चाहूँ तो LMB बटन को प्रेस करके रखना है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब LMB को छोड़कर हाइट बनाने के लिए माउस को ऊपर की तरफ मूव करना है। अब कीबोर्ड अगर गलत हो गया हो या फिर कैंसिल करना हो तो सिंपली RMB बटन प्रेस करेंगे। अब मैं आप लोगों को कर्सर मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखो, जो ये बीच में आप लोगों को कर्सर दिखाई दे रहा है, ये एक ओरिजिन होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐड में जाकर मैश में जाकर एक क्यूबॉइड को ऐड करता हूँ तो ये क्यूब एग्जैक्टली उस कर्सर के ओरिजिन पे ऐड हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किसी और लोकेशन पे ऐड हो तो इसके लिए हमें अपने कर्सर को मूव करना पड़ेगा। और ब्लेंडर में कर्सर मूवमेंट के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है वो है शिफ्ट प्लस RMB। शिफ्ट प्लस RMB से हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं और अगर अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली वहीं पे ऐड होगा जहाँ पे हमारा 3D कर्सर है। अब अगर मैं आप लोगों को आउटलाइनर पैनल के बारे में बताऊं तो ये जो आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर के अंदर ये जो कलेक्शन वाला पैनल दिखाई दे रहा है, इसी को आउटलाइनर पैनल कहा जाता है, जिसके अंदर हमें वो सारी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई दिखाई देंगी जो कि हमारे 3D व्यू पोर्ट के अंदर रखी हुई है। इस आंख वाले ऑप्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर एक मंकी को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मुजेन नाम का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर के अंदर मंकी को मुजेन कहते हैं। अगर हमें अपने आउटलाइनर पैनल में किसी भी कलेक्शन का नेम चेंज करना है तो सिंपली उस कलेक्शन के ऊपर डबल LMB प्रेस करेंगे और उसे एक नया नाम देकर एंटर दबा देंगे। वैसे रीनेम के लिए हम अपने कीबोर्ड में F2 बटन का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं और उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक अलग कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्यूब और मंकी बेकार का माल है, इनको किसी दूसरे कलेक्शन में डालना है, तो LMB से हम क्यूब को और शिफ्ट प्लस LMB से मंकी को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में M बटन प्रेस करेंगे और एक न्यू कलेक्शन में जाकर कलेक्शन का नाम रखेंगे। अब आप देख सकते हो कि कैसे हमने एक कलेक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स कैद कर दी हैं। और अब अगर हम गिज्मोज का यूज करते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव होंगी। इस तरीके से आपको किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे पैरेलली मूव करना है इसकी ट्रिक भी पता चल गई है। इस ऑप्शन से आप कलेक्शन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो और आग वाले ऑप्शन से आप सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। अगर कोई कलेक्शन या ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं मिल रही है तो आप सिंपली सर्च बार में जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हो। अब इसके अंदर भी मैं आपको एक मस्त चीज बताऊं तो यहाँ पे आपको एक ऐड कलेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इससे आप एक कलेक्शन ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद अगर हम रीनेम करना चाहे तो F2 से रीनेम भी कर सकते हैं। और अब अगर हम चाहते हैं कि कोई भी दूसरी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन के अंदर डालनी है तो सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और M बटन प्रेस करने के बाद न्यू कलेक्शन में ना जाकर नीचे आपको कलेक्शंस के नाम दिखाई दे रहे हैं, उस कलेक्शन पे सिलेक्ट करना है और आप देखोगे कि नई वाली कलेक्शन के अंदर ही हमारा कैमरा और लाइट ऐड हो गए हैं।
अब मैं आपको प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में बताता हूँ। ये जो राइट साइड में आपको बड़ा सा पैनल दिखाई दे रहा है, इसी को प्रॉपर्टीज पैनल बोला जाता है। और जो ये आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टूल्स, रेंडर, आउटपुट, व्यू लेयर ऑप्शन एक्सेट्रा, इनमें से सभी ऑप्शंस के बारे में तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनकी आप लोगों को अभी जरूरत नहीं है। जब हमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग के वक्त इनकी जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन करता चलूंगा। इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनमें से कुछ ऑप्शन जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो ये ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो फीचर्स है, सिमिलर फीचर्स मैंने आपको एन पैनल के अंदर बताए थे, जैसे कि लोकेशन, रोटेशन और स्केल को आप किस तरीके से सिर्फ माउस की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने कोई गलत एक्शन ले लिया है, कोई गलत मूवमेंट कर दिया है या फिर कोई गलत रोटेशन कर दिया है, तो उसको अनडू करने के लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना है। कंट्रोल जेड से आप किसी भी एक्शन को अनडू कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपको ये जानना है कि आपका कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है, किस डायरेक्शन से कैप्चर कर रहा है, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में नंपैड 0 प्रेस करना है। दोबारा नंपैड 0 प्रेस करने से हम लोग वापस कैमरे व्यू को ऑफ कर सकते हैं। अब मैं आपको इस आउटसाइड प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इस ऑप्शन के अंदर आपको रेजोल्यूशन के अंदर जो 90/1080p का रेशियो दिखाई दे रहा है, यही तो यूट्यूब वीडियो के लिए परफेक्ट रेशियो है। लेकिन अगर मुझे लेट्स सपोज इंस्टाग्राम के लिए कोई मॉडल या फिर कोई वीडियो बनानी है, को भी मैं 1080 कर दूंगा। इससे देखो हमारे कैमरे का व्यू कैसे चेंज हो गया। इस तरीके से हम कैमरे एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे जो आपको FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे आप अपने FPS को भी चेंज कर सकते हो। जितना ज़्यादा FPS होगा, हमारी वीडियो उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हमारे जैसे कम बजट वाले पीसी के अंदर 24 या फिर 30 FPS रेजोल्यूशन ही ठीक रहता है। अब मैं आप लोगों को दो और अच्छी ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। अगर 3D व्यू पोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है और आपको मॉडलिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपको जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में नंपैड स्लैश प्रेस करना है। इससे आप उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेशन मोड में देख पाएंगे। दोबारा नंपैड स्लैश प्रेस करके आप लोग वापस नॉर्मल मोड में भी जा सकते हो। बिल्कुल इसी के सिमिलर एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली देखना है, तो आप लोग नंपैड पीरियड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, तो देखो, अगर आपको 3D स्पेस के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना है, सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग नंपैड स्लैश का यूज करोगे। और अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है और जो आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो न गायब हो, तो इसके लिए आप नंपैड पीरियड का इस्तेमाल करोगे। अगर मैं आप लोगों को आखिरी वाले ऑप्शन के बारे में बताऊं, जो कि आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट है, वो है मटेरियल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप बेस कलर को भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आप लोग कहोगे कि कलर तो चेंज हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी सॉलिड मोड में हैं। सॉलिड मोड में आपको कलर्स दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए आपको सेकंड वाले मटेरियल मोड में जाना पड़ता है। अब आप देख सकते हो कि कैसे कलर शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि हमारा क्यूब लकड़ी जैसा या फिर ग्लास जैसा दिखाई दे, तो इसको हम अपने रफनेस वाले ऑप्शन से बढ़ा या फिर कम करके मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्क स्पेसिस के बारे में बताऊंगा। नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क प्लस स्पेस इज इक्वल टू वर्क स्पेस, यानी कि जिस स्पेस के अंदर हम काम कर रहे हैं या फिर जिस स्पेस के अंदर हम काम कर सकते हैं, उसे ही वर्क स्पेस कहा जाता है। आपको एकदम ऊपर की तरफ जो इतने सारे नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्क स्पेसिस के ही नाम हैं।
जैसे कि लेआउट जिसके अंदर हम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहे हैं, इसको जनरल वर्कस्पेस भी कहा जाता है। मॉडलिंग वाले वर्कस्पेस में हम एडवांस लेवल की मॉडलिंग कर सकते हैं। और मॉडलिंग वर्कस्पेस के अंदर आते ही आप एडिट मोड के अंदर आ जाते हो, जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट अप साइड के अंदर लिखा हुआ देख भी सकते हो। अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस क्यू दबाते हो, तो आप क्वाड व्यू के अंदर स्विच कर जाते हो। बोले तो आप चारों तरफ से एक साथ अपने मॉडल को बड़े ही आराम से देख सकते हो। स्कल्पटिंग वर्कस्पेस के अंदर हम लोग सिंपली स्कल्पचर्स बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और यूवी एंड टेक्सचरिंग वाले वर्कस्पेस को हम अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इसे समझने के लिए आपके पास अभी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। बट डोंट वरी, जब भी मैं टेक्सचरिंग आप लोगों को सिखाऊंगा तो इन सब ऑप्शंस को एकदम बेसिक से क्लियर करता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट, शेडिंग वर्कस्पेस के बारे में हम थोड़ा-सा ऑलरेडी जानते हैं। इसमें बिल्कुल मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के जैसे सिमिलर फीचर्स होते हैं, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल के साथ। इसके बाद आता है एनिमेशन वर्कस्पेस, जिसे सीखने के लिए आपने मेरे फ्री कोर्स को जॉइन किया है। इसके अंदर आप सिंपली 3D एनिमेशंस एडिट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इसके अंदर लगा कि आप लोग कैमरे व्यू को भी ऑलरेडी साइड में देख सकते हो। बोले तो आपको अलग से नमपैड 0 दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रेंडरिंग और कंपोजिटिंग के बारे में हम लोग इनके डेडिकेटेड लेसन्स के अंदर ही जानेंगे। और जो आगे आप लोगों को नोट्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये एक नया ऑप्शन है जो कि अभी-अभी ब्लेंडर के अंदर ऐड हुआ है। इसके बारे में भी हम बिल्कुल लास्ट में एक डेडिकेटेड लेसन के अंदर ही जानेंगे। और जो आप लोगों को एकदम लास्ट में स्क्रिप्टिंग वाला वर्कस्पेस दिखाई दे रहा है, ये वर्कस्पेस हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप कोडिंग की हेल्प से एनिमेशंस कर सकते हो। इसीलिए इस कोर्स के अंदर इस वर्कस्पेस के बारे में हम एकदम ना के बराबर बातचीत करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्यों ब्लेंडर सॉफ्टवेयर 3D एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। क्योंकि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर हमें खुद का वर्कस्पेस बनाने की भी फ्रीडम देता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम अपने लेआउट वाले वर्कस्पेस को भी एनिमेशन वाले वर्कस्पेस की तरह बना सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को स्पेशल कैमरा व्यू के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे की ओर अपने कर्सर को लेकर आना है। और जब प्लस का साइन आप लोगों को दिखाई देने लगेगा, तब लंबी प्रेस करके रखना है और अपने माउस को राइट साइड में मूव करना है। और अब लेफ्ट साइड वाले वर्कस्पेस के अंदर सिंपली आप लोगों को कैमरा व्यू ओपन करके छोड़ देना है। और अब सिमिलरली आप लोगों को नीचे वाली लाइन के साथ भी ऐसा ही करना है और इसे ऊपर की ओर लेके आना है। अब इस ऑप्शन के अंदर आकर आप लोगों को डॉप शीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अब आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमारा लेआउट वाला वर्कस्पेस ही एनिमेशन वाले वर्कस्पेस की तरह बन गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लेफ्ट अप साइड में जो कॉर्नर के अंदर आप लोगों को इतने सारे मोड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको स्विच करके आप अपनी मॉडलिंग को और भी ज़्यादा आसान और बेहतर बना सकते हो। इस 3D कोर्स के अंदर हम अपना ज़्यादातर टाइम ऑब्जेक्ट और एडिट मोड के अंदर ही बिताएंगे। एडिट मोड में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड में टैब बटन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपने एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ, तो आप देखोगे कि कैसे चीज़ें आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिखाई देने लगी हैं। और इसमें आप अपने मॉडल की छोटी से छोटी चीज़ को भी एडिट कर सकते हो। मॉडल तैयार होने के बाद कंट्रोल एस से सेव करना मत भूलना। जैसे मैं इसे फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब इसे ओपन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके के अंदर आप सीधा फाइल्स के अंदर जाकर डबल एलएमबी प्रेस करके ओपन कर सकते हो। दूसरा, आप जब भी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आप लोगों को जनरल के अंदर ना जाकर सिंपली फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और तीसरा, आप फाइल में जाकर ओपन में जाकर उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। और अब मैं कुछ और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। जैसे इन दोनों ऑप्शन से हम लोग किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सेव्ड फाइल्स के मॉडल्स को एक ही ब्लेंडर फाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं।
और नेक्स्ट इंपोर्ट वाले ऑप्शन से हम किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप फाइल में जाकर प्रेफरेंस में जाकर इंटरफेस के अंदर रेजोल्यूशन स्केल को छोटा या बड़ा करते हो, तो इससे आप अपने पूरे व्यू पोर्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और कीमैप के बारे में मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया था कि आपके कीबोर्ड के अंदर कौन सा बटन दबाने से कौन सा एक्शन होगा, इसे ही कीमैप कहा जाता है। और जो आप लोगों को यहाँ एडॉन्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडॉन्स को दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर प्लगइन्स भी कहा जाता है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप लोग एडिट में जाकर मैश में जाकर एक बोल्ट को ऐड करो। लेकिन आप लोग कहोगे कि बोल्ट नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर तो है ही नहीं। अब आप एडॉन्स के अंदर जाकर सर्च करो बोल्ट फैक्ट्री। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अब आप ऐड में जाकर मैश में जाकर देखोगे तो आप लोगों को बोल्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ऐसे आप अदर ऑप्शंस का यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो और चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना सकते हो। और अब मैं आप लोगों को आखिरी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। जो आपको ये सिस्टम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आने के बाद जो ऊपर की तरफ आप लोगों को ऑप्शंस लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सिंपली ये बताएंगे कि कौन सा ब्लेंडर ग्राफिक आपके पीसी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि मेरे पास पोटैटो पीसी है, बोले तो लो एंड पीसी है। तो यहाँ पे मैंने नन सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपके पास GTX सीरीज़ का पीसी है तो आप क्यूडा ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे, और अगर RTX सीरीज़ का पीसी है तो आप लोग ऑप्टिक्स सिलेक्ट करके रखेंगे। इससे आप अपने पीसी की पावर के हिसाब से एनिमेशन स्किल को बूस्ट कर सकते हो।